तो आपको चालू हो जाएगा यहाँ तक कवर कर लेना बस वो, और ये मेरी चेयर तरह है, चेयर नहीं आ रही आपकी? ये भी आनी चाहिए। मैंने तो जूम किया है कि वो वर्ड्स दिखे कि क्या है उसमें। दिख जाएंगे वो तो। नहीं फिर अभी यहाँ पे सर देख रहे हैं, अगर तुम YouTube पे वायरल करो तो सर दिखना चाहिए साथ सर आपको मेंशन करके करूंगी, वैसे भी आप आ रहे हो सारी वीडियो। वो नहीं है, ये ट्यूटोरियल किसी और के भी काम आ जाएगा। सर थोड़ा सा इधर से रख जाओ ना। हाँ आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। थोड़ा सा और आओ और आओ, नीचे पे थोड़ी सी। थोड़ा सा और मैं बता नहीं वीडियो में नहीं आए आप अभी तक। अरे वो तो पीछे लगा थोड़ा सा दे। जो काउंट कर लो। हाँ बस अब ठीक है। अब ठीक है, वो दिख रहा नहीं है उसमें कुछ। दिख जाएगा। अरे दिख जाएगा सब कुछ ना। दिख जाएगा। पीछे लगा दो। ये कीपैड वाला फोन थोड़ी ना है, सब कुछ दिखता है, स्मार्टफोन है। प्रीति का है कीपैड। सर वैसे इसको मैं ना प्राइवेट में करके और लिंक दे दूंगी मैं सबको, ऐसा कर दूंगी। YouTube पे अपलोड करो। अब सही है। तो वो फोन अरे में अब तो सही है। आधा घंटा अरे अब सही है सही है। तुम्हें काम करो नहीं मुझे होगा। दे दो। बैठा। हाँ ऐसे कर लेना। सर का व्यू टाइम बढ़ाओ, वॉच टाइम नहीं मेरा चैनल नहीं है। आपका डालो। चैनल बना रखा है लेकिन कंटेंट नहीं डाल रहा। सर ये कंटेंट आज से पोस्ट होगा ना तो वायरल हो जाएगा। चालू करो ये कंटेंट ऐसे कंटेंट बाद में जब तुम देखोगे सही कैसे है। नहीं होगा सारे अब देखेंगे। सही है। सर भी आ रहे हैं। वो भी आ रहे हैं। सर ज्यादा आ रहा है, वो नहीं आ रहा। 20-25 के देखने से क्या होगा? तीनों में से कितना सर? बस बस अब सही है। आधी भी नहीं होगा। ठीक है। ओके ओके प्रीति ओके। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट हम यूज करेंगे यार, इसी में लगे सभी रहेंगे। वेबसाइट बनाने में, ठीक है। skyrockyup.com, दिखाई देगा वीडियो में। ठीक है। कैसे अभी लग रहा है? और बीच बीच में मैं आपको कुछ tools के नाम बताऊंगा ना। सर थोड़ा सा और दे। बस अब आगे से बहुत अच्छे। परफेक्ट। ठीक है, मैं बीच बीच में आप लोगों को कुछ टूल्स के नाम बताऊंगा, ठीक है। वो आप साथ ही साथ नोट करते चले जाओ। कुछ प्लगइन्स वगैरह बताऊंगा, वो सब आप लोग नोट करते चले जाओ, है ना। प्लगइन्स वगैरह जो मैं बताऊंगा, है ना, सेम चीज के लिए और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, बट मैंने वो फाइंड आउट किए हुए हैं, वो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मुझे भी जरूरत पड़ी तो मैंने कई सारे टेस्ट किए, उनमें से जो मुझे अच्छा लगा है अब उसी को मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रिसर्च मैंने की हुई है, कौन सा प्लगइन किस चीज के लिए अच्छा काम करता है ना, आप उसी को नोट कर लेना, डायरेक्ट आप उनको यूज कर लो, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी एच पैनल और सी पैनल के बारे में नहीं बताया ना। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। एच पैनल क्या है और सी पैनल क्या है और इनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। जब आप लोग होस्टिंग लेते हो ना, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये जब आप होस्टिंग लेते हो तो होस्टिंग में क्या होता है, होस्टिंग जो लेते हो, होस्टिंग प्रोवाइडर्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं डोमेन के लिए GoDaddy और होस्टिंग के लिए होस्टिंगर, और आप लोगों ने भी शायद होस्टिंगर से ही यूज होस्टिंग, है ना। बाकी इनसे अलग भी बहुत सारी कंपनी है जो कि होस्टिंग प्रोवाइड करती है। अभी आपने होस्टिंगर से लिए तो आपको वहां पे मिला होगा एच पैनल। कौन सा पैनल मिला होगा? एच पैनल आप लोगों को मिला होगा, है ना। बाकी अगर आप किसी और से लोगे, है ना, तो वहां से आपको मिलेगा सी पैनल। बिग का सी पैनल आता है। हाँ, बिग रॉक हो गया ना, बिग रॉक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी है ना। जैसे हमारे पास में दूसरी जो होती है ब्लू होस्ट है ना। ब्लू होस्ट क्या आता है? सी पैनल आता है। तो हमें इन दोनों में भी डिफरेंस समझने की जरूरत है कि सी पैनल क्या है और एच पैनल क्या है ना। दोनों है सेम ही। जो ऑप्शंस आपको एच पैनल में मिलेंगे वो सारे ऑप्शंस आपको सी पैनल में भी मिलेंगे, है ना। एच पैनल में थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने होस्टिंग करने अपने हिसाब से दिए हुए हैं, अंदर जा के ऑप्शन मिलते हैं आपको, है ना। और सी पैनल में सारे के सारे ऑप्शन आपको, ये इजी टू यूज है। सी पैनल जो है इजी टू यूज है, आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं ना। और एच पैनल में ऑप्शन सारे सेम ही है, उसमें थोड़े अंदर जा के ऑप्शन मिलते हैं, ये डिफरेंस है ना। आपको एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है, दोनों से कर लोगे आप। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, दोनों से होगा। सब डोमेन बनाना है, दोनों से होगा। बिजनेस मेल बनानी है, दोनों से बन जाएगी। सब काम सेम होंगे, बट डिफरेंस किस चीज का है? डैशबोर्ड का डिफरेंस है ना, इंटरफेस का। ठीक है, दोनों का मैं एक क्विक ओवरव्यू देता हूं आपको। सी पैनल कैसे दिखता है, एच पैनल कैसे दिखता है ना। अभी जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये कौन सा पैनल है?
ये जो आ रहा है अभी ये एच पैनल है ना, एच पैनल है। एच का मीनिंग ही यही है, एच होस्टिंगर पैनल है ना, होस्टिंगर ने अपना अलग पैनल बनाया तो एच पैनल है, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले तो होम मिल रहा है ऊपर, होम के बाद में यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हमने बनाई हुई है वो सब वेबसाइट आती है यहाँ पे ना, और कोई नई वेबसाइट मुझे ऐड करनी है तो मैं वेबसाइट लिस्ट में आऊंगा यहाँ पे, और यहीं पर ही मैं नई वेबसाइट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। नई वेबसाइट ऐड करने से पहले क्या करना होगा, जो डोमेन हमने परचेज किया है कहीं से भी है ना, होस्टिंग के जो नेम सर्वर है वो डोमेन के अंदर डालने होते हैं, है ना। डोमेन में कहाँ पे, डीएनएस में जाकर के नेम सर्वर वाले में ना, एक बार डोमेन नेम सर्वर चेंज हुए डोमेन के, उसके बाद में मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ आने के बाद में ऐड वेबसाइट करूंगा, है ना। ऐड वेबसाइट वर्डप्रेस चूज किया और आगे डोमेन नेम डालूंगा, तो यहीं से ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा एच पैनल में, ठीक है। नई वेबसाइट बनाने का तो ये तरीका है इसमें। सर बिना डोमेन कनेक्ट किए अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, पहले मैं वेबसाइट बना लूँ फिर मैं डोमेन कनेक्ट, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोकल होस्ट का यूज कर सकते हो। लोकल होस्ट मतलब आपको होस्टिंग की भी जरूरत इसमें नहीं है, डोमेन की भी जरूरत इसमें नहीं है, आप अपने कंप्यूटर में ही जो है वेबसाइट को बनाओगे। लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है अगर आपकी वेबसाइट का साइज बड़ा हो गया तो आप अपलोड कैसे करोगे? अपलोड करने में दिक्कत आती है फिर, है ना। अपलोड करने में दिक्कत आती है अगर आप प्लगइन की हेल्प से करोगे, क्योंकि प्लगइन हमें अलाउ नहीं करते हैं इतनी बड़ी वेबसाइट अपलोड करना, ठीक है। फिर आपको प्लगइन का जो है प्रीमियम वर्जन लेना होगा, तब आप अपलोड कर पाओगे, ठीक है। दूसरा तरीका भी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तरीका कौन सा है कि हमारी जो वेबसाइट होती है दो चीजों पे रन करती है, वो फाइल्स और डेटाबेस, है ना। तो हमें दोनों चीजों का बैकअप वहां से लेना होता है, फाइल्स का डेटाबेस का, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी डेटाबेस की लिमिटेशन होती है, अगर डेटाबेस ज्यादा बड़ा होगा तो वो भी फिर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। फिर उसको उसकी फाइल्स अलग अलग करनी होती है, मतलब तरीका हर चीज का है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। आप डायरेक्ट वेबसाइट को लाइव करके, है ना, तब कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि जो है आपकी वेबसाइट आप किसी क्लाइंट की बना रहे हो और क्लाइंट नहीं देख पाए कि अभी आपने कितना काम किया है वेबसाइट पे, तो उसको आप मेंटेनेंस पे भी डाल सकते हो। मेंटेनेंस पे डाल दोगे तो सिर्फ वो आपको विजिबल होगी, जो भी आप चीजें करोगे उस पे चेंजेस, है ना, बाकी कोई और उसको नहीं देख पाएगा, उसको लिखा हुआ आएगा कि वेबसाइट इज ऑन मेंटेनेंस, है ना, ऐसा करके वो चीज कर सकते हो आप। तो लोकल होस्ट के बारे में तो सोचो मत, डायरेक्ट लाइव वेबसाइट पे काम करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये तो हो गया एच पैनल, ठीक है। यहीं पे आपको सारी चीजें मिलती हैं। डोमेन्स के बाद में आप यहाँ पे सिर्फ डोमेन आ जाएगा, जो डोमेन आपने ऐड किए हुए हैं ना, उसके बाद में आपको ईमेल वाला ऑप्शन मिल जाता है ना, बिजनेस मेल। बिजनेस मेल तो जानते हैं सभी क्या होती है ना। बिजनेस मेल आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से बना सकते हो। ये सब नहीं जानते हैं, बता दो मेरे को। बिजनेस मेल क्या होती है, जो आपका डोमेन नेम है ना, आपके डोमेन मेल की आप डोमेन नेम की आप मेल बना सकते हो, है ना। जो हम जीमेल यूज करते हैं, है ना, इन सब मेल को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं ईमेल। क्या बोलते हैं? ईमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, किसी को पता है ईमेल और जीमेल में क्या डिफरेंस है? जीमेल गूगल की होती है और ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। जीमेल क्या है? ये गूगल की मेल है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक मेल है ना। मतलब ये भी इसी के अंदर फॉल करती है, जो जीमेल है वो ईमेल के अंदर ही फॉल करती है ना। बाकी एक होती है बिजनेस मेल, बिजनेस मेल, है ना। अगर हम इनकी सबकी बात करें तो ये क्या है? ये ईमेल ही है ना। बाकी ये गूगल की है तो इसलिए इसको जीमेल बोल दिया, और ये बिजनेस के लिए बनती है तो इसको बिजनेस मेल बोल दिया, है ना। है ईमेल ही, ठीक है। बिजनेस मेल में क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी डोमेन नेम है, अब अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं स्काई रोकियो, इसी की बात करें, स्काई क्या डोमेन नेम है? स्काई रोकियो, skyrocket.com, है ना। अब इसके स्टार्टिंग में मैं अगर कुछ भी लगा दूंगा ना, इसके स्टार्टिंग में अगर मैं कुछ भी लगा दूंगा तो वो क्या होगा? वो मेरा क्या बन जाएगा? सब डोमेन नहीं, @ लगा करके यहाँ पे, अगर मैंने और सपोज मैंने ये बनाया अनंत @skyrocket.com, तो ये क्या बन गई मेरी? बिजनेस मेल बन गई है ना। जीमेल नहीं है, क्या है? बिजनेस मेल। जीमेल गूगल की होती है ना, ये बिजनेस मेल बन गई है हमारी, है ना। तो इस तरह से आप बिजनेस मेल बना सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनीज में बिजनेस मेल ही यूज होती है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में जब आप जाओगे ना तो उनके सब एम्प्लॉइज की बिजनेस मेल बनी हुई होती है,
और वो जितनी भी कन्वर्सेशन उनकी होती है मेल पर, तो वो बिजनेस मेल पर ही होती है सारी है ना। तो वो बिजनेस मेल भी अगर आपको बनानी है तो यहाँ पर ईमेल का ये ऑप्शन आएगा होस्टिंग में, है ना। एक्सटर्नल ले लो, cPanel ले लो, आपका डोमेन जब होस्टिंग से कनेक्ट होगा तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आकर के आप एक डोमेन पर 100 मेल बना सकते हो, है ना। एक डोमेन पर 100 मेल आईडी आप बना सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक तरीका तो ये है, और बाकी और भी अलग अलग, अगर आपने वेबसाइट भी नहीं बनाई हुई है, डोमेन नेम आपके पास में है, तब भी आप बिजनेस मेल बना सकते हो, है ना। गूगल भी ये सर्विस प्रोवाइड करता है। गूगल का आपको वर्क स्पेस लेना होता है, गूगल वर्क स्पेस, है ना, वहां से भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी बना सकते हो बिजनेस मेल का, ठीक है। तो ये बिजनेस मेल का इसके बाद में ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। बिजनेस मेल के बाद में और क्या मिलता है, VPS, बिलिंग, मार्केट प्लेस, यही ऑप्शंस है। ईमेल है, किसी को बिजनेस मेल ईमेल के अंदर ही सारी मेल आती हैं, बिजनेस मेल हो चाहे वो, फिर वो चाहे जीमेल हो, है ना, चाहे कोई और सी मेल हो, तो वो सब ईमेल के अंदर आता है। ईमेल का ईमेल होता है इलेक्ट्रिक मेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूल ज्यादातर हम यूज करते हैं, ये फंक्शंस यूज करते हैं। क्या क्या, सबसे पहले तो वेबसाइट वाला हो गया, उसके बाद में ईमेल वाला हो गया, उसके बाद में, है ना, ये यूज करते हैं। इनके अंदर बाकी सब डोमेन वगैरह बनाने हैं तो इन्हीं के अंदर हमें मिलते हैं ना। हॉरिजॉन्स हो गया, है ना, ईमेल मार्केटिंग, VPS, इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। बिलिंग अगर चेक करनी हो, रिन्यू कराना हो अगर आपको प्लान, तो आपको बिलिंग वाले सेक्शन में जाना होता है ना। बस यही ऑप्शन हैं जो यूज करते हैं। अभी दिखाते हैं cPanel कैसा होता है, ठीक है। तो ये तो था HTML, अभी cPanel देखते हैं cPanel कैसा होता है। तो cPanel जो हमें दिया हुआ है वो ब्लू होस्ट का है ना, ब्लू होस्ट कंपनी की होस्टिंग दी हुई है। तो यहाँ पे इसको ठीक है। तो ये अभी जो है माय ब्लू होस्ट का जो इंटरफेस है वो है, ठीक है। यहाँ पे हम एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास में जो ओपन होगा वो क्या होगा, cPanel ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए, और सपोज आप क्लाइंट के साथ में काम करोगे, आपके क्लाइंट ने पहले से ही होस्टिंग ली हुई है ना, होस्टिंग उसने पहले से ही ली हुई है, डोमेन उसने पहले से ही लिया हुआ है, और उसने लिया हुआ है cPanel, तो आप इसको देख के घबरा जाओगे एकदम से, इसमें कितनी सारी चीजें हैं, क्योंकि HTML का तरीका अलग है, cPanel का तरीका अलग है, तो इसमें कैसे आप वेबसाइट बनाओगे ना। तो ये आपके सामने जो है cPanel है, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले इसमें आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है, और टूल्स में सबसे पहले ईमेल का ऑप्शन आपको मिलता है, और ईमेल में भी क्या है, ईमेल अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। यही ऑप्शन है टूल्स वाले में, अगर हम बात करें तो ईमेल में यही ऑप्शन है जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बाकी इन सब चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इनकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, ईमेल की। तो अगर आपको बिजनेस मेल बनानी है तो कहाँ पे आना होगा, आपको टूल्स वाले में ईमेल अकाउंट्स में आना होगा, जहाँ पर आप बिजनेस मेल बना सकते हो अपने बिजनेस के ना। और एक डोमेन पे कितनी मेल बनेगी, 100 मेल बनेगी, ठीक है। अब मेल के बाद में आते हैं, यहाँ पे फाइल्स वाला ऑप्शन आता है। मैंने आपको बताया था वेबसाइट जो चलती है दो चीजों पे चलती है, किसकी चीज पे चलती है, एक तो होती है वेबसाइट की फाइल्स, प्लस एक क्या होता है, डेटाबेस, है ना। इन्हीं दो चीजों पे आपकी पूरी वेबसाइट चलती है, ठीक है। तो फाइल्स जो आपकी मिलेगी, जो आपकी वेबसाइट पे आपने कुछ भी चीज अपलोड की हुई है, सारी चीज वो आपकी होस्टिंग के फाइल मैनेजर में आती है ना। कहाँ पे आती है वो, फाइल मैनेजर में। आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से कुछ भी चीज डालोगे तो वो आएगी कहाँ पे, यहाँ पे फाइल मैनेजर में आएगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो चीज मिल जाएगी, जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड कर रहे हो, सारी चीज आपको कहाँ पे मिलेगी, फाइल मैनेजर में मिलेगी। तो जो फाइल्स वाला ऑप्शन है, इसमें हमारे पास में जो फाइल मैनेजर है यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सबका इतना हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। एक बैकअप वाला आप बोल सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का बैकअप आता है ना। तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे यूज के लिए हमारे लिए ना, बाकी और कोई भी ऑप्शन के यूज के लिए नहीं है इसमें कुछ।
ठीक है, होस्टिंग करके एड पैनल से अपन बैकअप नहीं ले सकते ना? ले सकते हैं। मैंने बताया ना हर चीज कर सकते हैं जो यहाँ पे कर सकते हैं, बस वहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ पे तरीका इंटरफेस अलग है। तरीका क्या मतलब इंटरफेस अलग है ना, वहाँ पे इंटरफेस डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। और डिफरेंट का मतलब पूरा ही अलग है, तो बिल्कुल है ना, थोड़ा बहुत चेंज नहीं है। फाइल्स वाले में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फाइल मैनेजर और बैकअप। इसके बाद में हम आते हैं डेटाबेस पे। डेटाबेस में सबसे पहले आपको मिलता है PHP My Admin, है ना, यही इसमें इंपॉर्टेंट है PHP My Admin, बाकी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सारी चीजें, ठीक है। PHP My Admin के अंदर ही हमारे डेटाबेस होते हैं सारी वेबसाइट्स के। अगर हमें बैकअप लेना है ना, वेबसाइट का बैकअप लेना है तो PHP My Admin के अंदर जाकर के डेटाबेस का बैकअप लेते हैं, और अगर फाइल मैनेजर से फाइल्स का बैकअप लेना है तो फाइल मैनेजर से जाकर लेते हैं ना। दोनों चीजों का बैकअप हमारे पास में होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी वेबसाइट उड़ भी जाएगी तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, है ना, दोनों चीजों को, क्योंकि बैकअप हमारे पास में उसको कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं डोमेन्स में, ठीक है। जब आप एक नई वेबसाइट बनाओगे तो सबसे पहले आपको यहीं पे आना होगा डोमेन्स वाले सेक्शन में, है ना। डोमेन्स वाले सेक्शन में आप आओगे, डोमेन पे जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहीं पर ही पहले आपको अपना डोमेन नेम जो है वो यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में क्रिएट न्यू डोमेन का ऑप्शन आपको मिलता है ना। इस पे आपने क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम डालना होता है, ठीक है। और उसके बाद में डायरेक्टरी वगैरह अगर अलग बनानी है तो वो यहाँ पे बनती है, और उसके बाद में सबमिट आप कर दोगे तो आपका डोमेन आपकी होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले में भी ये भी बनता है ना इसका, तो हाँ सब डोमेन नेम बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पता नहीं। डोमेन के पहले जो है आप डोमेन का नहीं, इसके अंदर जैसे अपन मैंने भी बनाए थे बीच में, जैसे इस पर बनाया था, तो उसके अंदर क्या वो 2 बार जैसे वेबसाइट का नाम दिलवा रहा था। हाँ 2 बार आता है, एक वो इसमें लेगा और एक जो इनका प्राइमरी डोमेन नेम होता है ना होस्टिंग का, है ना, एक प्राइमरी डोमेन नेम क्रिएट करके देते हैं, उसका भी सब डोमेन मिलता है। बन जाता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये, पहले इजी था बन जाता है, और थोड़ा सा देखो ये थोड़ी एडवांस चीजें हैं, आप धीरे धीरे करते चले जाओगे ना, बनाते चले जाओगे। पहली बार करोगे तो थोड़ा सा लगेगा, बाकी जब करते चले जाओगे तब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीजें ये हैं कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सेम रहेंगी, है ना, सारी चीजें सेम नहीं रहेंगी। हो सकता है अब से 1 महीने बाद 2 महीने बाद कुछ चीजें बदल जाएं, इंटरफेस जो ये दिख रहा है ये चेंज हो जाए ना, कुछ भी हो सकता है। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक फील्ड है, बहुत ज्यादा अपडेट होते हैं, डेली हर चीज का अपडेट आता है, किसी न किसी चीज का अपडेट आता ही रहता है ना। अगर आप 6 महीने इस फील्ड से अलग हो गए, 6 महीने, तो जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं वो सब आउटडेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या रहना है, अप टू डेट रहना होता है इसमें, हर चीज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इनका मतलब समझो आप सिर्फ क्या है। हो सकता है कल कोई फाइल्स वाला ऑप्शन जो है ये सबसे नीचे चला जाए, है ना। आप देखो कि पहले तो ईमेल वाला आता था, उसके बाद में फाइल्स आता था, है ना। तो इनको चीजों को रटना है, समझना है क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। डेटाबेस कहाँ पे मिलता है आपको, PHP My Admin। उसके बाद में डोमेन में आ जाकर के आप डोमेन यहाँ पे पहले कनेक्ट करते हो, ठीक है। डोमेन कनेक्ट करने से पहले आपके नेम सर्वर अपडेटेड होने चाहिए, वो तो है ही है ना। उसके बाद में एक यहाँ पे रिडायरेक्ट का ऑप्शन मिलता है ना। अगर आपको जो रिडायरेक्ट करना होता है ना SEO के अंदर 301 रिडायरेक्ट है ना, वो आप यहाँ से कर सकते हो। रिडायरेक्ट एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है ना, वो सब रिडायरेक्ट वगैरह आप यहाँ से भी कर सकते हो, और वहाँ से भी हो जाता है। वहाँ पे प्लगइन के हेल्प से होता है, यहाँ से भी हो जाएगा। तो जैसे HTTP को HTTPS पे रिडायरेक्ट करना, वो भी यहीं से होगा, वो तो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दोगे। मेरी वेबसाइट पे SSL है, लेकिन वो पहले HTTP पे जाता है, फिर HTTPS पे जाता है। वेबसाइट में सेटिंग में आओगे आप, सेटिंग में आने के बाद जनरल सेटिंग में वहाँ पे भी एक बार चेक करना, वहाँ पे HTTPS है नहीं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे मैट्रिक्स आती है, जिनका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी आता है। सिक्योरिटी में जो आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा SSL TLS। SSL सर्टिफिकेट जो आप इंस्टॉल करोगे वो यहाँ से इंस्टॉल होगा, ठीक है, SSL TLS से। इसके अलावा जो और चीजें हैं, इन सब चीजों का हम यूज नहीं करते हैं कुछ भी, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे हर सेक्शन में कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या ये स्टेटस, ये कुछ नहीं, यहाँ से इंस्टॉल होगा, ठीक है।
इसके बाद में आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है सॉफ्टटेक प्लस ऐप इंस्टॉलर। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है? सॉफ्टटेक प्लस ऐप इंस्टॉलर। क्योंकि जब आप एक्स पैनल में आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो एक्स पैनल में वहाँ पे हमने जैसे ऐड वेबसाइट किया, वहाँ पे डोमेन नेम डाला, तो वर्डप्रेस हमारा वहीं से इंस्टॉल हो जाता है ना। लेकिन सी पैनल में ऐसा नहीं होगा। सी पैनल में पहले यहाँ पे आपने डोमेन नेम ऐड किया, ऐड करने के बाद में अभी डोमेन सिर्फ आपका कनेक्ट हुआ है होस्टिंग के साथ में, यहाँ पे ऐड हो गया है। वर्डप्रेस इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे आकर के ये जो सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर है, यहाँ से इंस्टॉल करना होगा। इसमें PHP का भी तो काफी इम्पैक्ट आता है। ये PHP जो आ रहा है, मल्टी PHP और PHP मैनेजर जो भी आपको मल्टी PHP मैनेजर। हाँ, तो कई बार वर्डप्रेस बोलता है कि आप PHP को भी अपडेट करके रखो। वो चीजें खुद से अपडेट हो जाती हैं वेबसाइट में, मतलब वो मांगने लग जाता है अपडेट। वर्डप्रेस की अपडेट आती है ना, उसके साथ में अपडेट हो जाती है। वर्डप्रेस की ऐसा अपडेट मैंने देखा नहीं जनरली। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे ना, तब भी वो वर्जन पूछेगा हाँ, तब या पूछता है, कौन सा वर्जन तब इंस्टॉल पूछता है। करना है। तो जब वर्डप्रेस की अपडेट आती है तो वो वहीं से अपडेट हो जाता है। ठीक है, बाकी इसमें ये उससे अपनी वेबसाइट पे मतलब लोड का कुछ फर्क पड़ता है कि PHP की जो वर्जन आते हैं उसमें? नहीं, बस जैसे अपडेट आती है हमारे मोबाइल में, ऐप्स की अपडेट आती है ना, इसी तरह से कुछ ना कुछ अगर उनको मिलता है कुछ बग आ गया है किसी चीज में ना, तो उस बग वगैरह को फिक्स करते हैं। कोई तो रहता है, लेकिन वेबसाइट की स्पीड में या किसी भी नहीं, उस चीज में कोई फर्क कोई फर्क नहीं आता। नहीं, कोई फर्क नहीं। उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जो हाँ, PHP वर्जन नॉट सपोर्टेड, तो नॉट सपोर्टेड का क्या रीजन रहता है? आता है कई बार PHP वर्जन नॉट सपोर्टेड होता है ना, ये चीज भी आती है। वो का उसका क्या कारण रहता है? उसमें कुछ बग्स वगैरह रहते होंगे, वही कारण होगा उसका। इसके बाद में यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एडवांस है कुछ चीजें, इनका किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना। ये सब चीजें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट थी। ईमेल वाले में ईमेल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, फाइल्स वाले में फाइल मैनेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेटाबेस में PHP में एडमिन इंपॉर्टेंट है, डोमेन वाले में डोमेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिक्योरिटी वाले में SSL TLS इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर प्लस ऐप इंस्टॉलर, क्योंकि आप वर्डप्रेस यहीं से इंस्टॉल करते हो है ना। इसमें मैं एक बात क्लियर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे जितने भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रखी हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, है ना, डोमेन पर, सब डोमेन पर, सब पे। और अगर नया वर्डप्रेस किसी सब डोमेन पे इंस्टॉल करना है तो वो भी यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, आपके सामने सारी की सारी चीजें सी पैनल में सामने रखी है, सारी की सारी है, अलग अलग सेक्शन में सारी चीजें डाली हुई है उन्होंने। जैसे डेटाबेस अलग डाला हुआ है ना, सारी चीजें डाली हुई है अलग अलग से। ठीक है, तो ये सी पैनल है और एस पैनल आप लोगों ने देखा ये एस पैनल है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे अगर किसी वेबसाइट का बैकअप लेना है तो आप कह रहे थे ना डेटाबेस इसमें नहीं मिलेगा। इसमें देखो डेटाबेस कहाँ पे मिलेगा, है ना। आप वेबसाइट पे आओगे, किसी भी वेबसाइट पे, वेबसाइट जैसे मैंने लिस्ट ओपन की, ठीक है, और यहाँ से कोई भी वेबसाइट देख लेता हूँ। जैसे इस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं तो मैं इसमें ही आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एक बार, ये तो वेबसाइट ओपन हो गया। इसके सामने आकर के डैशबोर्ड में आता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद में देखो यहाँ पे आपको डेटाबेस का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है ना। ये पर्टिकुलर किस वेबसाइट पे डेटाबेस मिलेगा, यहाँ पे स्काईरोक के ऊपर मिलेगा, है ना। डेटाबेस का ऑप्शन भी यहीं पे मिलेगा, फाइल मैनेजर का ऑप्शन भी इन्होंने यहीं पे दे दिया है ना। तो यहाँ पे चीजें अलग है, वहाँ पे थोड़ी सी अलग है, बाकी सब ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे भी, मिलेंगे वहाँ पे भी, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, SSL इंस्टॉल करना है उसके लिए तो यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिला हुआ है ना, लेकिन ये इसके अंदर आकर के मिला है हमें, वेबसाइट वाले के अंदर आने के बाद में मिला है सिक्योरिटी वाला। यहाँ पे SSL मिल जाता है ना। सब डोमेन क्रिएट करना है तो यहीं पे डोमेन वाला ऑप्शन मिल गया इसके बाद में ना। तो इस तरह से है। बाकी जब आप फ्रीक्वेंटली इसको यूज करोगे तब वो चीजें और ज्यादा समझ में आएगी, है ना। तो ये डिफरेंस है सी पैनल में और एच पैनल में। ठीक है, चीजें सारी सेम है, बस इंटरफेस का डिफरेंस है। तो ये चीज क्लियर है।
उसके बाद में ये वाला डोमेन हम यूज करने वाले थे, ठीक है। इसके डैशबोर्ड में आते हैं, इस डैशबोर्ड से सब फैमिलियर है ना, यस सर। सब पता है चीजें। इसके बाद में मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, WP Reset, ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी है ना। बस स्क्रीन क्लियर कर दो। इसको मैं ये देखो एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, कौन से वाला, WP Reset, इसका नाम लिख लो आप, है ना। WP Reset प्लगइन करता क्या है, इस प्लगइन से हम वर्डप्रेस को रीसेट कर सकते हैं। वर्डप्रेस को रीसेट कर सकते हैं मतलब आपकी वर्डप्रेस में जो भी आपने काम किया है ना, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जैसे आपने नई नई वर्डप्रेस कभी इंस्टॉल की हो, है ना। तो WP Reset मैंने इंस्टॉल किया प्लगइन, उसके बाद में यहीं पर ही आपको ओपन WP Reset टूल्स का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आप आए, आने के बाद में नीचे आओगे आप, तो यहाँ पे साइट रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। साइट रीसेट यहाँ पे आने के बाद में रीएक्टिवेट करंट थीम कर देते हैं और इन तीनों को टिक कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारे थीम हमने इंस्टॉल की हुई है और जो प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं उनको दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब इंस्टॉल्ड रहेंगे, है ना। बाकी सब चीजें डिलीट हो जाएंगी, जैसे जितने भी हमने पेज बनाए हुए हैं, जितने भी पोस्ट बनाई हुई हैं, वो सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रीसेट। रीसेट के बाद में रीसेट साइट पे हमने क्लिक किया और ये वार्निंग दे रहा है कि सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो इसको करते हैं रीसेट वर्डप्रेस। ये सबको क्लिक करना होगा और सर रीसेट टाइप करना जरूरी है। हाँ, रीसेट टाइप कर दीजिए, वो ह्यूमन वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है। कहीं आपसे गलती से बटन तो नहीं दब गया है ना, वो आप वेरीफाई कर रहे हो वहीं पे ही क्लिक करके। तो हमने अभी WP Reset से वेबसाइट को रीसेट किया। इस प्लगइन की आपको जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि आपने जो है सब डोमेन पर अपनी वेबसाइट बनाई है। एक वेबसाइट के बाद आप दूसरी वेबसाइट बनाओगे तो पहले वाली को डिलीट करना होगा, है ना। तो इसीलिए इस टूल की जरूरत आपको पड़ेगी, WP Reset की। तो अब हम प्लगइन्स में आए, हमने देखा जो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड थे वो सब के सब इंस्टॉल्ड हैं, है ना। और अब एक बार वेबसाइट पे भी विजिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से विजिट वेबसाइट पे, विजिट साइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हम आए तो पहले यहाँ पे कुछ चीजें बनी हुई थी, है ना, बनी हुई थी ना, एक हेडर बना हुआ था, है ना। यस सर। अब वो सब कुछ डिलीट हो गया है, ठीक है। और वर्डप्रेस कब इंस्टॉल हुआ है लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो 11 सितंबर, आज की डेट आ रही है ना, आज ये वाला पोस्ट डाला है, ठीक है। तो ये कर लेना है। प्लगइन्स और थीम्स जो पहले थी वो एडिटिव आ गई है ना। बाकी सब कुछ हट गया है, जो पेजेस वगैरह थे बने हुए हैं ना, पोस्ट वगैरह बनी हुई थी, वो सब चीजें चेंज हो गई हैं। बस थीम्स और प्लगइन्स जो है वो सेम है, थीम भी सेम है, ठीक है, और प्लगइन भी वो सब इंस्टॉल्ड है क्योंकि वो हमने वहां से टिक किया था कि ये रहने चाहिए, वो भी इसलिए उस पर ना करके तो ये भी होगा। ये भी होगा, ठीक है। सेटिंग में देख लेते हैं एक बार जनरल सेटिंग हमने की हुई है क्या। तो यहाँ पे साइट का टाइटल डाला हुआ है, टैगलाइन नहीं डाली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, साइट आइकन भी नहीं है ना। और यहाँ से हम कर लेंगे इसको, सबसे पहले टाइटल को कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हमने यहाँ से किया। इसके बाद में एक सिंगल अपडेट आप कर रहे हो, उसके बाद में सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस करने के बाद में प्लगइन्स भी हमारे इंस्टॉल्ड है, कुछ थीम भी इंस्टॉल्ड है। अब हमें करने हैं पेज क्रिएट। इसके बाद में क्या करना है, हमें पेज क्रिएट करना है, ठीक है। सर इसमें जो ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी का और उसका पेज आया है तो उसको डिलीट करना चाहिए या नहीं रख सकते आप। लीगल पेज तो आप अपनी वेबसाइट पे चाहिए ही होते हैं, तो वो बना बनाया है। बाकी कंटेंट आप उसका जो है अपडेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपकी पॉलिसी है ना। पेज को रख सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो, पेज तो क्या ही है, बनाने में क्या ही है, बन जाएगा, ठीक है। तो ऐड टाइटल में यहाँ पे पेज का टाइटल डालना है, कुछ भी जो भी जिस चीज के लिए आप पेज बना रहे हो, तो अपने होम पेज डाला इसका टाइटल, है ना। और यहाँ से आने के बाद में टेम्पलेट में कौन सा टेम्पलेट डालना होता है, एलिमेंटर फुल विड्थ, ठीक है। इससे होगा क्या, एलिमेंटर फुल विड्थ से पूरी फुल एलिमेंटरी फंक्शनैलिटी होगी, वो पूरे उस पे अपन अपना कंट्रोल होगा। फंक्शनैलिटी नहीं, मतलब देखो फुल विड्थ का मतलब है कि एलिमेंटर के थ्रू जो पेज डिजाइन करेंगे ना, वो पेज पूरी विड्थ में आएगा, है ना, पूरी विड्थ को लेगा। और अगर हम उसको नहीं करेंगे तो यहाँ पे साइड में क्या होगा, साइड में विजिट्स वगैरह आ जाएंगे वो, है ना। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, रिसेंट पोस्ट आएंगी, रिसेंट कमेंट्स आएंगे ना, वो सब चीजें आ जाएंगी।
फुल विड्थ कर दिया हमने, तो ये पेज ही पूरी विड्थ पे आएगा, ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। और ये जो चीजें हमें यूज करनी होती है, कहाँ पे यूज करनी होती है, ब्लॉग वाले पेज पर, ब्लॉग वाले पेज पर, आर्टिकल वाले पेज पर हमें चाहिए होती है ये सब चीजें, बाकी हमें और पेज पर नहीं चाहिए होती है। तो सिंपल सी चीज, सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी चीज आप एलिमेंटर के थ्रू डिजाइन करोगे, हमेशा उसमें क्या रखना है आपको, एलिमेंटर फुल विड्थ रखना है ना। बाय डिफॉल्ट जो पेज आता है यहाँ पे, ये कौन सा पेज आता है, ये पोस्ट पेज आता है। ये जो हेलो वर्ल्ड की हमारे यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे वेबसाइट पे आपको है ना, ये कौन क्या है, ये हेलो वर्ल्ड के नाम से पोस्ट हो रखी है वेबसाइट पे, पोस्ट दिख रही है। कोई भी अगर हम नई पोस्ट बनाएंगे ना, तो वो जो चीज के नीचे आ जाएगी यहाँ पे, है ना, ये पोस्ट पेज दिखती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वर्डप्रेस एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ही था जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पोस्ट का पेज आता है। इसका जो हेडिंग वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पे वो डिस्क्राइब होता है, ये जो रिसेंट पोस्ट वाला जो ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग मतलब अगर अपन हटाना चाहे तो ये कैसे हटेगा? हट जाएगा। कैनवास से हटेगा ना सर? नहीं, कैनवस से नहीं, अभी हट जाएगा। जब हम हेडर फुटर क्रिएट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने होम पेज क्रिएट किया है। होम पेज क्रिएट करने के बाद में अब क्या करना है, अब इस होम पेज को हमें फ्रंट पेज पे लगाना है ना। ये वाला जो पेज आ रहा है, रिसेंट पोस्ट वाला जो पेज है, ब्लॉग वाला जो पेज है, इसको हटाना है और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, होम पेज को लगाना है। तो ये कहाँ से लगाना होगा, सेटिंग में आकर के और रीडिंग में आकर के, रीडिंग में हम आए और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैटिक पेज का ऑप्शन। स्टैटिक पेज पे आपने क्लिक किया, उसके बाद में होम पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हमने, है ना। यहाँ पे आपके पास में सारे पेज आ जाएंगे जो भी आपके वेबसाइट पे आपने बनाए हुए हैं, सब पेज आ जाएंगे। उसमें से कोई सा भी पेज आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है होम पेज में सिर्फ होम पेज लगेगा, है ना। कोई सा भी पेज लगाओगे वही आपको होम पेज मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से होम पेज हमने स्पेशल बनाया इसके लिए, यही है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में इसको कर देना सेव चेंजेस। तो सेव चेंजेस किए तो ये सेव हो गया है। अब यहाँ पे मैं आकर के इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर, तो कुछ इस तरह से आ गया है, ये हमारा होम पेज यहाँ पे आ गया है। होम पेज का भी टाइटल भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये हेडर है और ये फुटर है, ठीक है। होम पेज में हमने अभी कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है, ठीक है। तो एक बार हम हेडर फुटर भी बना लेते हैं। हेडर फुटर जो हम बनाएंगे किससे बनाएंगे, यूएई से बनाने वाले हैं ना। हेडर फुटर में हम आए लास्ट टाइम, क्योंकि मैंने बताया था ये चीज है ना, हेडर फुटर तो कैसे बनाने हैं। तो मैं हेडर फुटर बना लेता हूँ। हालांकि हम हेडर फुटर को डिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हेडर फुटर को सेट कर देंगे वहाँ पे, हमारी वेबसाइट पे होने चाहिए। डिजाइन इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम एक सिंगल पेज वेबसाइट पहले बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसमें हमें हेडर फुटर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने हेडर क्रिएट किया, हेडर में नाम दिया हेडर का। अब ये हेडर का सिर्फ नाम देने से हेडर नहीं बन गया है, ये मेरे याद रखने के लिए है कि ये हेडर है ना। उसके बाद में यहाँ से टाइप ऑफ टेम्पलेट जब मैं चूज करूंगा, तब यहाँ से डिपेंड करेगा कि ये बनेगा क्या। अगर मैंने हेडर चूज किया तो ये हेडर बन जाएगा, और अगर मैंने इसको फुटर चूज किया तो ये फुटर बन जाएगा हमारी वेबसाइट पे, है ना। नाम ये सिर्फ जस्ट एक नेम है आपके याद रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हेडर बना रहे हैं, तो हेडर चूज करते हैं। डिस्प्ले ऑन कि आपको दिखाना कहाँ पे है, यहाँ पे क्या करना है हमें, एंटायर वेबसाइट कि हमें पूरी वेबसाइट पे दिखाना है। यूजर रोल्स में आपको क्या रखना है, ऑल, सभी को दिखना चाहिए जो भी लोग वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। और बस इसके बाद में हमें यहाँ से टेम्पलेट में जाकर के एलिमेंटर फुल विड्थ करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो ये हम हेडर बनाएंगे इसको भी एलिमेंटर के थ्रू हम एडिट करेंगे, इसलिए इसको भी फुल विड्थ किया और उसके बाद इसको किया पब्लिश, ठीक है। तो ये हमारा हेडर बन चुका है। अब वापस से वेबसाइट पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। होम भी चला गया है जो पेज का टाइटल था, है ना, और ऊपर जो हेडर बना हुआ था वो भी चला गया है, ठीक है। क्योंकि हमारा हेडर ये वाला वहाँ पे सेट हो गया है और इस हेडर पे कोई भी डिजाइन नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद में हम वापस से आएंगे यूएई में, और आने के बाद में हेडर एंड फुटर। अब क्या क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हेडर क्रिएट किया है, अब फुटर क्रिएट करना है। तो फुटर हमने डाला यहाँ पे नेम, और इसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट किया हमने फुटर, और डिस्प्ले ऑन सेम सेटिंग रहेगी एंटायर वेबसाइट, और यहाँ से ऑल, और उसके बाद में टेम्पलेट में एलिमेंटर फुल विड्थ, और इसको करेंगे हम पब्लिश, ठीक है। इसको हमने जैसे पब्लिश किया, अब हम फ्रंट में आए, है ना। ये जो भी हम काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं बैकएंड, ठीक है। और ये जो जहाँ पे हमारी वेबसाइट जो दिखती है ये क्या है, फ्रंट एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हम आए, आने के बाद हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, क्योंकि हेडर फुटर हमारे जो हमने बनाए हैं अभी वो यहाँ पे सेट हो गए हैं,
और उन पर कोई भी डिजाइन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी डिजाइन नहीं दिख रहा है। और ठीक सर है? आप बिना हेडर फुटर बनाए भी वो जो डिफॉल्ट फुटर आ रखा था तो वो हाँ। हट जाएगा? नहीं, बिना हेडर फुटर बनाए तो वो रहेगा ही मैं नहीं। एक्चुअली मैंने क्या है जब बनाया था ना तो मैंने पेज बनाते टाइम वो डिस्प्ले सेटिंग में जाके उसको एंटायर उसको कैनवस कर दिया। कैनवास कर दिया वो। कैनवस कर दोगे आप, हेडर फुटर हमें वेबसाइट पे चाहिए होता है ना। क्यों चाहिए होता है? जब आप कुछ ट्रैकिंग वगैरह करोगे ना, तो वो ट्रैकिंग के कोड जो होते हैं वो हमारी वेबसाइट के हेडर में जाते हैं और बॉडी सेक्शन में जाते हैं। तो हेडर इसलिए इम्पोर्टेंट है, हेडर फुटर, है ना। अगर आपने कैनवस किया है, एक बार मैंने भी, मुझे लैंडिंग पेज बनाना था तो मैंने कैनवस किया, कैनवस करके पूरा लैंडिंग पेज बना दिया। अब जब मैं उसकी ट्रैकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि लैंडिंग पेज हम एड्स में यूज करते हैं, ठीक है, तो मुझे गूगल एड्स चलाने थे, तो मैं ट्रैकिंग जब इस टाइम पे कर रहा हूँ, मैंने कोड वोड डाल दिया सब कुछ, लेकिन वो कन्वर्जन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो कोड डाला है वो तो हेडर फुटर में डलता है। थीम फाइल एडिटर में आकर के यहाँ पे, थीम फाइल एडिटर में आकर के यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आता है हमारे पास, उसके अंदर कोड डलता है ना। अब उस पर्टिकुलर पेज पर, उस पर्टिकुलर पेज को तो मैंने किया हुआ है कैनवस, उस पे हेडर फुटर है ही नहीं, उस पे कोड कहाँ से रखूंगा? मैंने इतना ज्यादा उसमें माथा मारा, बाद में आकर के मुझे पता चला कि इस वजह से नहीं हो पा रहा है ना। तो हम हेडर फुटर डिजाइन नहीं करेंगे, है ना। अगर हमें जरूरत नहीं है तो बना करके लगा करके छोड़ दो, वो दिखेगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन आपकी वेबसाइट पर वो है, लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये करना है। बाकी कैनवस पे जब हम करेंगे ना, कैनवस का ऑप्शन आता है, तो फिर हेडर फुटर हट ही जाता है ना। अगर है भी तो वो हट जाएगा। तो ये डिफरेंस बस यही है। अगर आपको एड्स वगैरह नहीं चलाने हैं, कुछ ट्रैकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो कैनवस कर सकते हो आप। तो हेडर फुटर तो बन चुके हैं, अब होम पेज भी हमारा बन चुका है ना। अब हमें क्या करना है? सिर्फ इसको डिजाइन करना है, और डिजाइन में इसको कैसे करेंगे? एडिट किया और एडिट विद एलिमेंटर, इसकी हेल्प से हम इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को पूरा कंटेंट लिख लेना है अपनी वेबसाइट का, जो भी आप बनाओगे, है ना। जो भी आप कंटेंट पोर्टफोलियो पेज पे डालना चाहते हो, वो सारा का सारा कंटेंट आप रेडी कर लेना। क्या क्या सेक्शंस आप रखोगे वहाँ पे, है ना। सेक्शन में सबसे पहले तो हीरो सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद में आप क्या रख सकते हो? अबाउट मी, है ना। अबाउट मी में आप अपने बारे में बता सकते हो। उसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आप बता सकते हो, है ना। क्वालिफिकेशन के बाद में चैट जीपीटी का रेफरेंस ले सकते हो, और क्या क्या सेक्शन आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, है ना। आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी हॉबीज के बारे में वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बना सकते हैं ना, इस तरह से। जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो वो मैं एक बार दिखाता हूँ, दिखाया भी होगा। तो ये इस तरह से करके कुछ मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ ये अपने बारे में डाला हुआ है ना। यहाँ पे फोटो लगा दी है, उसके बारे में मास्टरिंग द डिजिटल लैंडस्केप, है ना। जिन चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज है वो चीज़ें मेंशन की हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे पावरफुल टूल जो मैं यूज़ करता हूँ, टूल फ्रीक्वेंटली, है ना। टूल्स तो इनसे अलग भी है, बहुत सारे टूल्स हैं ना, लेकिन ये जो वेल नोन टूल है जो हर कोई जानता है, वो यहाँ पे कुछ मेंशन किए हैं, ठीक है। इसके बाद में किनकी इंडस्ट्रीज में मैंने अच्छा काम किया है ना, तो वो इन 4 इंडस्ट्री में किया है, वो चीज़ मेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद में कुछ कैंपेन का रिजल्ट, यहाँ पे तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट लगे थे, यहाँ पे एक लगा करके ऐसे ही छोड़ा हुआ है ना। उसके बाद में जो है यहाँ पे ये कुछ पोर्टफोलियो जो है अपना डाला हुआ है वेबसाइट्स का, कि जो वेबसाइट्स बनाई हैं उनके सबके लिंक डाले हुए हैं। इसके बाद में माई वीडियोज में ऐसे कुछ वीडियो डाल देती है ना। और इसके बाद में सबसे नीचे कॉन्टैक्टर्स का सेक्शन बनाया हुआ है, ये कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो इस फॉर्म को फिल करेगा, लीड मेरे पास में आ जाएगी, है ना। और बाकी सोशल मीडिया के कुछ लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। इस तरह से मैंने ये पोर्टफोलियो पेज बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। अब देख लेना आप क्या क्या चीज़ें रखना चाहते हो, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये एक सेक्शन है, हीरो सेक्शन। इसके बाद में मास्टरिंग द लैंडस्केप, जिन चीज़ों में मेरी एक्सपर्टीज है वो चीज़ का डाला हुआ है। उसके बाद में टूल्स का डाला हुआ है, उसके बाद में इंडस्ट्री का डाला हुआ है, उसके बाद में कुछ रिजल्ट्स वगैरह डाले हुए हैं, तो पोर्टफोलियो वेबसाइट का, है ना। और फिर बाद में कॉन्टैक्ट, ये कुछ अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। आपको डिसाइड करना है आपकी वेबसाइट पे क्या क्या सेक्शन हो, है ना। आप क्या कर सकते हो इस चीज़ का आइडिया लेने के लिए? आप चैट जीपीटी पे आओगे, चैट जीपीटी पे आप अपने बारे में सब कुछ बताओगे, है ना। अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, है ना, आपकी हॉबीज के बारे में बताओगे, सब चीज़ें अपने बारे में एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है आप उसको बताओ अपने बारे में चैट जीपीटी को। बताने के बाद में उसको सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दो बाद में,
कि दिस इज ऑल अबाउट मी, ये सब कुछ मेरे बारे में है ना। एंड आई वांट टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर मी, मुझे एक अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। सो सजेक्ट मी सेक्शंस आई कैन क्रिएट ऑन माय वेबसाइट, है ना। मुझे सेक्शंस बताओ कि मैं कौन कौन से सेक्शंस बना सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। तो क्योंकि आपने अपने बारे में क्योंकि सब कुछ बता दिया है, तो वो आपके अकॉर्डिंग सेक्शन सिलेक्ट करेगा जो आप अपनी वेबसाइट में बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा ये अपने बारे में बताया और ये सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट दिया, तो सब कुछ आपके सामने होगा कि आप कौन कौन से सेक्शन बना सकते हो। उनको सेक्शन के अकॉर्डिंग भी कंटेंट लिख लेना है पूरा पूरा, है ना। जैसे उसने सबसे पहले आपके बारे में अबाउट मी, तो आपने अपने बारे में तो आपने उसको बताया ही है, उसी को ही दोबारा से कॉपी करके और दोबारा से दे देना उसको और प्रॉम्प्ट दे देना एक अच्छे तरीके से अबाउट मी का जो मैंने लिखा है इसको अच्छे तरीके से लिख के दो, ठीक है। तो वो उसको सही तरीके से लिख के दे देगा और भी अच्छा ताकि पढ़ने में लगेगा, है ना। उस तरह से आपको वो मिल जाएगा। इसी तरह से चैटजीपीटी पे आगे के जो भी सेक्शन होंगे उनका सबका कंटेंट रेडी करवा लेना, ठीक है। सभी सेक्शंस का आपको कंटेंट रेडी करा लेना है, ठीक है। उसके बाद में कल इसको बनाएंगे।